टिहरी चला है ना अभी, तो टिहरी का हमारा देखो, हमने कल मंदिर इसके हो गए थे, बुग्याल हमारे कल हो गए थे। आज चलते हैं हम इसकी क्या है, जल विद्युत परियोजना। सबसे पहला टॉपिक रहेगा आप लोगों का जल विद्युत परियोजना। देखो वैसे तो जल विद्युत परियोजना का मतलब है नदी तंत्र पे होगी। अब टिहरी का हमें पहले भी पता है, टिहरी किस पर है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है ना, क्योंकि हम यहाँ ये दो नदी पढ़ रहे थे कि एक नदी कौन है, भागीरथी है, और एक कौन है, भिलंगना। इसके संगम पर कौन था, गणेश प्रयाग, जहाँ पर अभी वर्तमान में कौन है, टिहरी। अभी इसे आप ऐसे आ रख सकते हैं, देखो टिहरी परियोजना टिहरी के नाम से है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टिहरी परियोजना किसके नाम से है, टिहरी के। हालांकि टिहरी परियोजना के अंतर्गत 3 परियोजना है, लेकिन 2 टिहरी के नाम से, एक में लिखा हुआ पंप सीवरेज, और एक में लिखा है आप लोगों का क्या है, टिहरी, पूरा नाम लिखा जाता है टिहरी परियोजना, और एक है आपकी कोटेश्वर। देखो यहाँ 2 नदी हैं, एक आपकी भागीरथी है, दूसरी आप लोगों की भिलंगना। बिल्कुल टक्कर पर जो परियोजना बनाई गई है इसका नाम है टिहरी डैम परियोजना। इसी के यहाँ अगर हल्की सी देखते हैं साइड में एक परियोजना है जो अभी इसी के अधीन है, लेकिन वो भागीरथी नदी पर है, तो उसका नाम है कोटेश्वर बांध परियोजना। तो टिहरी की प्रमुख परियोजना में 2 परियोजना, एक तो टिहरी डैम परियोजना है और एक क्या है आप लोगों की कोटेश्वर बांध परियोजना है। हालांकि टिहरी डैम के अधीन ही आती है, पहली कंडीशन होगी। दूसरी आती है कि देखो जल विद्युत परियोजना है ना, तो टिहरी बांध परियोजना को ऐसे आ रख सकते हैं कि भाई परियोजना को बनाने का काम किसने किया है, THDC ने। अब THDC का मतलब क्या है, THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ने इसे क्या किया है, डेवलप करने का काम किया है, तो ऐसे याद रख लो। अभी देखो हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, ठीक है ना, अब ये पहले यूपी से अलग हुआ ना, तो परियोजना को यूपी सरकार बना रही थी पहले। यानी कि अगर ये कहते हैं कि मंजूरी किसकी है, तो यूपी सरकार की। और यूपी सरकार का मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश का गठन कब का है, कोई बताएगा? हाँ, 1 अप्रैल 1937। तो देखो यूपी का जो गठन है वो कब का है, 1 अप्रैल 1937 का गठन है ना। आप ऐसे याद रखो कि टिहरी डैम परियोजना सबसे पहले यूपी सरकार बना रही थी। अब देखो राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा है। विशेष राज्य क्या होते हैं, जो इनके आप लोगों के खर्च होते हैं ना, जो आप लोगों के डेवलपमेंट के खर्च होते हैं, उनमें केंद्र और राज्य सरकार का जो रेशो रहता है वो 90-10 का रहता है। किसका? 90-10, केंद्र और राज्य का। राज्य विशेष राज्यों में 10% लगाता है, केंद्र लगाता है 90%। लेकिन जब विद्युत परियोजना बन रही थी, इस परियोजना में क्या था, अब तब तो यूपी था, क्योंकि इस योजना की जो शुरुआत है, यानी कि योजना को अगर हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो बांध को मंजूरी दी गई थी वो कब दी गई थी, तो ऐसे याद रखो कि बातों बातों में मंजूरी दे दी थी, तो 1972 में से मंजूरी है। टिहरी डैम को मंजूरी दी गई कब, 1972 में। देने वाला कौन होगा? अभी उत्तर प्रदेश सरकार है ना, उत्तर प्रदेश जल निगम होगा, क्योंकि जल के अधीन चल रही है, तो उत्तर प्रदेश जल निगम ने इसे मंजूरी कब दे दी, बातों बातों में दे दी, ऐसे याद रख लो 1972। अब जैसे ही मंजूरी दे दी, मंजूरी के बाद इसे बनाने का काम कोई तो करेगा। अभी हरिद्वार का गठन कब का है, 1988। हमने याद रखा ना, हरिद्वार में 8 आएगा, जनसंख्या देख लो 18 से चल रही है। अभी देख लो गंगा को, देख लो गंगा क्या है, 2008 को क्या है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो आप ऐसे रख लो कि जो THDC है इसका गठन हरिद्वार के साथ हुआ है। अब THDC का गठन कब है, जब हरिद्वार का गठन है, तो इसका मतलब है THDC का गठन हुआ 1988, ठीक है ना। अभी पानी की ज़रूरत सबसे अधिक कब पड़ती है, जून या जुलाई? पानी कब का है, जुलाई में। अभी बारिश शुरू हो जाएगी ना, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है ना, अभी जुलाई में बारिश होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो 12 जुलाई 1988 को THDC का क्या हुआ था, गठन हुआ था। अब THDC क्या करेगी, इसे बनाने का काम करेगी। देखो 1972 में बातों बातों में मंजूरी होगी। अब याद रखेंगे 6 वर्ष बाद काम करना शुरू हुआ है, 6 वर्ष बाद काम करना शुरू हुआ, तो 6 वर्ष बढ़ाऊंगा, कितने आगे, अब कितने हो गए, 1978। अब 1978 में इसने क्या कर दिया, काम करना शुरू कर दिया।
अभी 1978 के काम करने के बाद, यानी कि देखो काम करती रही कब तक, 1978, कितने वर्ष हो गए, 6। अब 6 हैं तो 2006 में इसकी पहली परियोजना चलाई गई, और 2006 में इसकी पहली परियोजना चलाई गई 1000 मेगावाट के साथ। अब अगर हम इसकी पूरी देखते हैं, जो टिहरी डैम परियोजना है इसकी है टोटल क्षमता है 2400 मेगावाट। क्योंकि यहाँ आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि टिहरी डैम परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, तो 2400 मेगावाट है। अभी 1000 मेगावाट की योजना चली है, लेकिन इसमें भी आप लोगों का 600 प्लस 400 करके चला था, और 400 का कौन है, कोटेश्वर बांध परियोजना। अब देखो यहाँ कंडीशन ये आई, याद ऐसे रख रहे थे, बातों बातों में मंजूर हुई। अब मंजूर ही बातों बातों में तो 72 आया, 72 के 6 वर्ष बाद 6 वर्ष ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई। याद रखने का तरीका, पंचवर्षीय योजना में पहले पास हुई होगी, अब पंचवर्षीय होती है 5 वर्षीय, अब 5 के बाद काम होगा ना, अब दूसरी पंचवर्षीय में काम होगा तो 6 वर्ष हो जाएंगे, पहले 5 चले गए। अभी या ऐसे याद रहो 6 वर्ष बाद है, और 6 है तो 2006 में इसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अभी जब 2006 में इसने काम करना शुरू किया तो 1000 मेगावाट ये देनी इसने शुरू कर दी। अब 1000 मेगावाट जैसे इसने देनी शुरू करी तो बिजली किसे दी, राष्ट्र को दी ना, तो इसलिए इसे राष्ट्र गांव की संज्ञा दी गई। टिहरी डैम को क्या संज्ञा दी जाती है, राष्ट्र गांव की संज्ञा दी जाती है। और टिहरी डैम जो बनाया गया है उसमें जो रेशो है, खर्च का रेशो है, वो कितना है आप लोगों का, वो है आप लोगों का 75-25 का। 75-25 मतलब ये है कि केंद्र सरकार 75% करेगी और राज्य सरकार 10% करेगी। और अभी हमने लिखा था ऊपर 90 और 10 लिखा था ना, लेकिन ये टिहरी डैम पे नहीं है, वो किसका है, वो है अलग से जो भी विकास होगा सभी कामों में इतना करेगी। लेकिन जब बांध बन रहा है, अभी तो उत्तराखंड भी नहीं बना, तो पहले क्या चल रहा था, वहाँ 75-25 का रेशो चल रहा था, अभी कितना है, 70-30 का रेशो चला हुआ है अगर सामान्य राज्यों में देखते हैं तो अभी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है तो दोनों की साझा परियोजना है भाई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है तो दोनों की साझा परियोजना है। हालांकि राज्य में कोई भी जल विद्युत परियोजना बनती है तो उसका 12% रॉयल्टी के रूप में राज्य को मिलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि राज्य को इसके बदले में क्या मिलती है, 12% की रॉयल्टी मिलती है, ठीक है ना। कोई भी बांध बनेगा तो उसमें 12% की रॉयल्टी मिलेगी, चाहे वो टिहरी बांध ही क्यों ना हो। तो अभी यहाँ तक समझ गए ना भाई, राष्ट्र गांव क्यों दिया गया, क्योंकि राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब राष्ट्र को समर्पित किया तो राष्ट्र गांव हो गया। अभी यहाँ आप ऐसे रख रहे थे 400 की कौन है आप लोगों की, कोटेश्वर बांध परियोजना के साथ मिलाकर ये राष्ट्र को समर्पित किया तो राष्ट्र गांव दे दिया गया। अभी आप लोग पढ़ रहे थे कि टिहरी डैम में टिहरी को 2005 में निगल लिया था, विलय हो गया था ना। अब विलय होने का मतलब है कि टिहरी डैम बन गया है, और बनने के बाद क्या हो गया, टिहरी उसमें पूरा डूब गया है। अभी नया टिहरी किस में, बोराड़ी गांव में स्थापित किया गया है टिहरी गांव। तो 2005 ये था, या उसके 1 साल बाद याद रख लो ना, तो ये भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2006 में इसका पहला प्लांट यहाँ से क्या हो गया, चलना शुरू हो गया। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जब टिहरी डूब रहा था, हम डूबने की बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्षेत्र किसका है, गणेश प्रयाग था। अभी राजा आगे थे ना 1815 में, अभी तो 1900 चल रहा है। 1815 में टिहरी की स्थापना किसने करी थी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने जब टिहरी बनाया होगा तो अभी टिहरी डूबने वाला है, तो सबसे पहले विरोध करेगा कौन, जिसकी रियासत डूबेगी। अब तालाब बन गया ना, अब ये बन गया तालाब, और तालाब में खिलते हैं कौन, कमल। तो कमलेंदु मती शाह राजमाता कही जाती थी, राजमाता ने सबसे पहले विरोध किया, तो विरोध करने वालों में क्या हुए, कमलेंदु मती शाह। लेकिन कंडीशन ये आई, कमलेंदु मती शाह ने विरोध किया। अब विरोध के लिए फिर एक कमेटी बनाई गई। अब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाए जाएंगे, जिसे ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो विद्यासागर नोटियाल। तो यहाँ जो देखो विरोध समिति बन रही है, अब इसके बाद क्या बन रही है, विरोध समिति बन रही है। और विरोध समिति का जो अध्यक्ष है, हमने कहा विद्या होनी चाहिए तभी तो अध्यक्ष बन सकते हैं भाई, जानकारी होगी ऐसे आदमी को तो अध्यक्ष बनाएंगे, वैसे तो बना नहीं सकते। तो विरोध कर रहे थे विद्यासागर नोटियाल हैं।
हो गया ना। विद्यासागर नौटियाल ने क्या किया, जो विरोध समिति बनी है अब उसका विरोध के अध्यक्ष हैं, विरोध समिति के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ एक और प्रश्न आता है कि जो विरोध समिति का गठन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ। तो यहाँ एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ 76 दिन की भूख हड़ताल की थी, इसी में विरोध किया है। 76 दिन की भूख हड़ताल की है किसने, सुंदरलाल बहुगुणा ने। और सुंदरलाल बहुगुणा को हमने ऐसे भी याद रखा था कि सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कहाँ होता है, जो सुंदर व्यक्ति होते हैं वो मरोड़ में रहते हैं ना, तो मरोड़ गांव टिहरी था ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ क्या की थी, 76 दिन की भूख हड़ताल की थी। अभी ऐसे याद रखोगे कि विरोध कर रहे थे, कमेटी बनी, विरोध करने वाली पहले कौन है, माता होगी, राजा कमलेंदुमती शाह है। उसके बाद विद्यासागर नौटियाल अध्यक्ष है। ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान कैसा होना चाहिए, अब ज्ञान ये कहता है कि जो आप लोगों ने डैम बनाया है, पहली कंडीशन एक तो इससे टिहरी रियासत ख़त्म हो जाएगी। पहली कंडीशन ये है ना, टिहरी रियासत ख़त्म हो जाएगी। जो माता कर रही है कमलेंदुमती शाह विरोध कर रही है वो इसलिए कर रही है ना। अब इसी में टिहरी रियासत थी, जैसे ये विलय हुआ 2005 में विलय हो गया तो पूरा टिहरी डूब गया ना। अब इसी के अंदर जहाँ श्रीदेव सुमन मरे थे वो जेल भी है ना, तो इसीलिए इसे सुमन सागर भी कहा जाता है। श्रीदेव सुमन सागर भी किसे कहा जाता है, इसी बांध का दूसरा नाम आ गया, एक श्रीदेव सागर सुमन आ गया। अब विरोध में हमने कहा भाई ज्ञान होगा सुंदरलाल बहुगुणा है। अब ये विरोध क्यों कर रहे थे, चलो माता तो ऐसे मान लेते हैं कि भाई चलो माता कमलेंदुमती शाह इसलिए कर रही थी क्योंकि उनकी रियासत डूबेगी। अब ये लोग क्यों कर रहे थे, सबसे बड़ा कारण था क्या, एक तो पर्यावरण को लेकर, क्योंकि जल भरा होगा पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसके नीचे से एक सेंट्रल भ्रंश रेखा होकर गुजरती है, यानी कि एक रेखा है जिसे हम कहते हैं, भ्रंश का मतलब होता है ज़मीन के अंदर खोखला क्षेत्र, और वो रेखा यहाँ से होकर गुजरती, क्योंकि राज्य से 3 भ्रंश रेखा होकर गुजरती है। पहली कौन सी है, सेंट्रल, जिसे आप मुख्य कह सकते हैं। दूसरी कौन सी है, देखो हमने कहा था मेन बाउंड्री में फॉल्ट है, दूसरी में बाउंड्री लिखा रहेगा, दूसरी में क्या बाउंड्री फॉल्ट रेखा है, तीसरी कौन है, फ्रंट फॉल्ट रेखा है। तो 3 रेखाएं हैं। अब 3 रेखाओं में मुख्य भ्रंश रेखा यहाँ से होकर गुजरे टिहरी डैम के नीचे से। अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई विद्यासागर नौटियाल को ये पता था कि नीचे भ्रंश रेखा है, यदि भ्रंश कभी भूकंप आता है, क्योंकि भूकंप की दृष्टि से टिहरी जनपद 4 जनपद में आता, 4 जोन में आता है। राज्य में 2 जोन है, 4 और 5, तो टिहरी किस में आएगा, 4 जोन में। और 4 जोन भी अति संवेदनशील में आता है और 5 जोन भी अति संवेदनशील में आता है। यदि कभी भूकंप आता है तो ये क्या है, भ्रंश नीचे बैठ गया तो बांध टूट जाए, और बांध टूटेगा तो विनाश होगा। अब ज्ञान किसका है, भ्रंश का, तो भ्रंश भी इसके साथ जुड़ गई ना, क्योंकि हमें तो याद रखनी है भाई। अब विद्यासागर नौटियाल अध्यक्ष बने सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब इसने कहा भाई ये जो सुंदर दृश्य है ये समाप्त हो जाएगा, ऐसे याद रख लो चाहे तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या 76 दिन की भूख हड़ताल करते हैं। हालांकि इनका संबंध चिपको आंदोलन से भी रहा है, क्योंकि इन्होंने चिपको आंदोलन का प्रचार भी किया है, ठीक है ना। अब कमेटी होगी, इसके अध्यक्ष होंगे, 76 दिन की भूख हड़ताल होगी। चलो अब जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ आप लोगों का इस टिहरी डैम को क्या कहा जाता है, अब श्रीदेव सुमन सागर भी कहा जाता है, क्योंकि टिहरी डैम के अंदर ही वो डूब गया। अब आप लोगों ने कहा कि भाई सबसे पहले मंजूरी कब की है, 1972। बातों बातों में मंजूरी हुई है, ठीक है ना। सोचा है नहीं था भाई, भ्रंश रेखा भी है नीचे, ऐसे याद रख लो, लेकिन बातों बातों में मंजूरी है तो 72 की है। 6 वर्ष बाद काम करना शुरू हो गया, 6 तो 2006 में इसका एक प्लांट हमने शुरू भी कर दिया। अभी देखो 260.5 मीटर ऊंचा ये डैम है। अब जब विद्यासागर नौटियाल क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अब उन्होंने कहा भ्रंश रेखा है, तो एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जेम्स ब्रोन। कौन है आपके, जेम्स ब्रून है। और जेम्स ब्रून ने ये कहा कि हम बांध ऐसा बनाएंगे, क्योंकि ये डिजाइन करता है, टिहरी डैम के डिजाइन करता कौन है, जेम्स ब्रून है। अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसा बांध बनाएंगे जिसपे पानी का प्रेशर इतना पड़ेगा ही नहीं कि ये भ्रंश टूट जाए, ठीक है ना। अब जब ये भ्रंश नहीं टूटेगा तो बांध नहीं टूटेगा। और अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना होती तो रिवर रेन्यू सिस्टम भारत में लागू है, नदी से नदी जोड़ो परियोजना, इसका पानी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसे देखते हुए जेम्स ब्रून ने इसका क्या किया, डिज़ाइन तैयार किया, और डिज़ाइन में ये कहा कि जो बांध परियोजना बनेगी वो 260.5 मीटर ऊंची बनेगी, और 260.5 मीटर के साथ एशिया में पहले स्थान पर है।
सबसे ऊंचे बांध में एशिया का प्रथम स्थान है, विश्व में चौथा स्थान है किसका? टिहरी डैम परियोजना। क्योंकि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि टिहरी डैम परियोजना एशिया में कौन से स्थान पर है, ऊंचाई के आधार पर पूछ रहा हूँ, तो पहले पर है, और विश्व में पूछेंगे तो चौथे पर, ठीक है ना। अभी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 575 मीटर है, ठीक है ना। ये कितनी है? 575 मीटर इस डैम की लंबाई है। अब इसके बाद हाँ, अभी इसमें एक और रहता है कि देखो जैसे बांध बन रहा था ना, अब बांध बनेगा तो कितना क्षेत्र घेरेगा? अब जितना क्षेत्र घेरेगा तो वहाँ के लोग बिरलाएंगे, ऐसे याद रख लो। तो 42 वर्ग किलोमीटर है, मीटर है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये वर्ग किमी का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये जो बांध है ये कितने में है? 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया है, ठीक। कौन सा? आप लोगों का टिहरी डैम परियोजना, ठीक है। अब देखो इसके साथ टिहरी डैम परियोजना होगी आप लोगों की खत्म। स्थापना ऐसे याद रख सकते हैं, स्थापना किसके साथ है? हरिद्वार के साथ। चलो अब इसके बाद आते हैं टिहरी के शिक्षा पद्धति। अब देखो शिक्षा पद्धति में ये रहता है कि टिहरी में पहले कौन आए? भाई वैसे तो प्राथमिक शिक्षा पहले से चल रही है, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले कौन है? प्रताप शाह। तो आप ऐसे आ रख सकते हैं टिहरी डैम, जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले कौन है? ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत करने वाले हैं वो कौन है आप लोगों के? प्रताप शाह है। शाह को या परमार कह लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले यहाँ टिहरी के नाम से विश्वविद्यालय बना, एक टिहरी विश्वविद्यालय जिसे कहा गया। अब आप ऐसे याद रख लो भाई, दीन दुखियों के लिए विद्यालय बना था। किसके लिए? दीन दुखियों के लिए। और दीन दुखियों के लिए 108 है, दीन दयाल उपाध्याय के नाम से चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ टिहरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से 2010 में। तो ऐसे लिख सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्थापना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में की गई। अब ये टिहरी विश्वविद्यालय था, ठीक है ना। ये क्या था आपका? टिहरी विश्वविद्यालय था। और जैसे ही आप लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, अब कहा कि भाई अब चाहिए इज्जत, मतलब श्री लगाओ। अब श्री का मतलब है कि 2012 में इसका नाम रखा गया है श्री देव सुमन, नाम बदल दिया गया है, श्रीदेव सुमन हो गया है। अब जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, ये अपने आप में यूनिवर्सिटी है ना। पहले ये किसके अधीन होता था? HNB गढ़वाल के, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। स्थापना कब की है? 1973, कुमाऊं हो या गढ़वाल। अभी ये कंडीशन होगी 2012 में क्या हो गया भाई? 2012 में इसका नाम रख दिया गया श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, ठीक है ना। अभी देखो पत्र, यहीं से जो शिक्षा व्यवस्था है, तो शिक्षा व्यवस्था में प्रचार प्रसार करने वाले पत्र पत्रिका भी होंगे। अभी पत्र पत्रिका को कुछ ऐसे याद रखें, याद रखने का लॉजिक है खाली भाई। सबसे पहले आता है यहाँ एक पत्र था जिसका नाम है सत्यवीर। पहला कौन है? सत्यवीर। आप ऐसे याद रख लो, श्रीदेव सुमन याद रख रहे थे ना। अब श्रीदेव सुमन ने कितना है? 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की हुई है। अब लोगों को ये बता रहे होंगे कि भाई देखो ऐसे चलना नहीं है, अगर राजा को हम अपनी ज़मीन दे देंगे, क्योंकि सामंती प्रथा चल रही है, राजा के हम अधीन रहेंगे तो हमें ये फ़ायदे होंगे, ये नुकसान होंगे, नुकसान ही होंगे, फ़ायदा तो कुछ नहीं होना। तो वो बता रहे हैं तो आप ऐसे लोगों के दिमाग में ये बातें भाई सत्य कह रहे हैं। अब सत्यवीर, ऐसे मान लो सत्यवीर किसे कहा जाता है? श्रीदेव सुमन को। अब श्रीदेव सुमन किसके हैं? टिहरी के। और श्रीदेव सुमन है तो सत्यवीर कहाँ से निकलता है? टिहरी से। पत्रिका कहाँ से निकली है? टिहरी से। उसके बाद अब उन्होंने कहा था एक आती है क्रम भूमि, लेस डाउन से निकलती है, और एक आता है क्रम युग। दूसरा क्या है? क्रम युग है। अब क्रम युग जो पत्रिका है ये निकलती है टिहरी से। इसे भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ यही तो कहा होगा भाई काम तो करो, कुछ राजा के खिलाफ लड़ो, तो काम का युग है ये। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो क्रम युग हो गया ना।
अब सत्यवीर हो गया, दूसरा कौन है आप लोगों का, कर्मवीर हो गया। अभी आप लोगों ने श्रीदेव सुमन को ऐसे पढ़ा होगा कि जब वो जेल में बंद किए गए थे, ठीक है ना, अब उनकी बहुत पिटाई भी हुई, बर्फ़ पे लेटा के ये करके वो सब कुछ हुआ ना, तो इन्हें यहाँ से एक पत्रिका और निकलती है जिसका नाम है हिमाद्री। वैसे हिमाद्री राज्य का ब्रांड नेम है किसका, हाँ हथकरघा जिसे कहते हैं, जो लकड़ी का काम होता है, उसका ब्रांड नेम कौन है, हिमाद्री। और यहाँ पत्र का नाम था हिमाद्री गौरव। तो यहाँ से 3 पत्रिकाएं निकलती हैं जिनका नाम सत्यवीर है, अभी दूसरा क्या क्रमयुग है, तीसरी क्या आप लोगों का हिमाद्री गौरव। यहाँ तक समझ आ रहा है? क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तो मैंने खाली प्रजामंडल बता रहा था, इनका तो टाइम अलग अलग, टाइम इनका लिखा नहीं रहा हूँ। इन्हें तो केवल ये याद रखनी है कि टिहरी से निकलने वाले पत्र पत्रिकाओं में कौन है, क्योंकि ये पूछता है कि सत्यवीर नामक पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो टिहरी से। अभी देखो कर्म भूमि किसकी थी, लैंसडाउन की थी, कर्म भूमि लैंसडाउन की और कर्मयुग टिहरी की है। अभी हिमाद्री ब्रांड नेम है, हिमाद्री गौरव क्या है, पत्रिका है, ठीक है ना। दूध का ब्रांड नेम क्या है, हाँ चलो ठीक है। चलो अभी देखो जो राज्य में आंदोलन चल रहे थे ना इससे पहले, तो राज्य में जो आंदोलन हुए हैं वो वन संबंधी हुए हैं, किसानों के हुए ना। अभी किसानों को कुछ ऐसे याद रखेंगे कि अगर ये पूछा जाता है टिहरी में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो किसानों को ऐसे याद रखो ना, किसान कौन होते हैं, तो जो गाय भैंस पालते हैं, और पहाड़ में भैंस तो होती नहीं, गाय होती है ना। अब गाय को पालने वाले एक श्री कृष्ण का नाम है जिसका नाम है गोपाल। गोपाल किसे कहते हैं, गाय को पालने वाला। अब किसान कौन है, गाय को पालने वाला। तो टिहरी में अगर किसान आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं तो गोपाल सिंह राणा है। तो ये लिख लेना कि टिहरी में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। याद रह जाएगा ना भाई, गोपाल हमने याद रखा। गोपाल कौन है, गाय पालने वाले ही किसान होते हैं, पहाड़ में गायें होती हैं। और वैसे गोपाल किसका नाम है, श्री कृष्ण का है, ठीक है ना। श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, गोपाल, ठीक है ना। चलो जी, अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद आते हैं टिहरी के प्रमुख व्यक्ति। अब टिहरी के प्रमुख व्यक्तियों में चलो इसे भी जूं का तू रखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ आता है सबसे पहले लीलाधर जगोड़ी। नाम है लीलाधर जयगोड़ी। लीलाधर किसका नाम है, श्री कृष्ण को कहते हैं ना, लीलाएं दिखाते थे। अभी ये रहते हैं ना, लीलाएं दिखाते थे। एक लीला वो देखिए, जब माँ उनकी कहती है बेटा जब मिट्टी खा के रखते हैं ना कि मुंह खोलना, और जब मुंह खोलता है तो मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में सबसे पहले आकाश होगा, आकाश के बाद शिखर होंगे। देखो आकाश है, शिखर है, पृथ्वी भी बचेगी ना। अब नीचे क्या बची है, पृथ्वी। उन्होंने ब्रह्मांड दिखाया, पृथ्वी तो दिखाई नहीं, ऐसे मान लो। देखो कहने का मतलब ये है कि जो लीलाधर है, लीलाधर को आप ऐसे समझ रहे हैं कि लीलाधर कौन है, श्री कृष्ण है। लीला दिखाने के कारण उन्हें लीलाधर कहा जाता था, ठीक है ना। अब लीलाधर जगोड़ी ये एक राइटर हैं। अब राइटर आप ऐसे भी याद रख लो कि गीता किसकी लिखी है, गीता किसकी है, श्री कृष्ण की है ना। गीता में जो उपदेश है वो किसके हैं, श्री कृष्ण के हैं। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। ये एक प्रमुख कौन है, लेखक है। अब लेखकों में भी ये कौन है, श्री कृष्ण करते थे नाटक, तो ये कौन है, नाटककार हैं। क्योंकि वहाँ क्या होता है, कविताकार, नाटककार, ठीक है ना, उपन्यासकार, निबंधकार, इस तरह के कुछ ऑप्शन रहेंगे। तो आप लोगों को पता है श्री कृष्ण करते थे नाटक, यानी कि लीलाधर क्या है, लीलाधर है कृष्ण और लीलाधर करते हैं नाटक। तो नाटक का मतलब है इनके प्रमुख नाटक होंगे। अब नाटक कैसे होंगे देखो इनके, अभी ये चलते हैं। देखो हमने सबसे पहले कहा नाम क्या है, लीलाधर जयगोड़ी है। अब जन्म इनका ऐसे याद रखो कि जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई ना, सारी लीला खत्म हो गई थी ना। अब लीला खत्म कब हुई है, 1944। अब जब का इनका क्या है, जन्म है। अब ये याद रख लो कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो रही है, लीला शुरू हो रही है। अब लीला शुरू तो उसके बाद में सारा जो खाका तैयार हुआ उसके बाद हुआ। तो 1944 में श्रीदेव सुमन की मृत्यु है, 25 जुलाई 1944। तो केवल आप लोगों को 44 याद रखना है। 1944 में इनका जन्म हुआ था, और जन्म हुआ था, गांव का नाम था धनगल। अब लीलाधर के पास धन बहुत था ना, ऐसे याद रख लो, धनगल, ठीक है ना। धन ज़्यादा था तो इसीलिए ये कह सकते हैं धनगल। इनका जन्म कहाँ का है आप लोगों का, धनगल का।
अब इनकी देखो प्रमुख रचनाओं में आते हैं, जो प्रमुख नाटक हैं उन्हें देखते हैं। जो प्रमुख रचना है सबसे पहले आता है, देखो आप लोगों को हमने खाका बताया लीलाधर। लीलाधर क्यों कहते थे श्री कृष्ण? क्योंकि लीलाएँ दिखाते थे। अब मिट्टी खा रहे हैं, माता ये कह रही है मुंह दिखाओ, तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, ठीक है ना। ब्रह्मांड में क्या दिखा? सबसे पहले क्या है आप लोगों का, देखो महाकाव्य के बिना, इन्होंने महाकाव्य ऐसे उन्होंने महाकाव्य लिखा नहीं, पहले दिखा दे महाकाव्य के बिना, ये इनका क्या है, ठीक है ना, इनकी रचना है। तो महाकाव्य के बिना कौन है? रचना है। उसके बाद देखो महाकाव्य के बिना क्या दिखाया है, शंखमुखी शिखरों पर, ये शंख है, शंखमुखी शिखरों पर क्या दिखाया है, अभी दिखाएंगे अनुभव के आकाश में। क्या दिखा रहे हैं? अनुभव का आकाश दिखा रहे हैं ना। तो यहाँ कौन है? अनुभव के आकाश में, ठीक है, कौन है आप लोगों का? अनुभव के आकाश में। उसके बाद क्या है आप लोग का? नाटक अभी जारी है, नाटक जारी है। अब नाटक जारी है और एक है इनकी बची हुई पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी। एक क्या है आप लोगों का? बची हुई पृथ्वी। हाँ, उसके बाद क्या है? भय भी शक्ति देता है, शक्ति देता है। इसके बाद है घबराए हुए शब्द, अब कौन है आप लोगों का? घबराए हुए शब्द। और इसके बाद क्या है आप लोगों का? जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। रात अभी मौजूद है, एक और है इनकी 9 नंबर, रात अभी मौजूद है। चलो देखो, याद करने का तरीका वही है। अभी हमने याद रखा किसे? लीलाधर को लीला दिखाते हैं और मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। तो महाकाव्य के बिना शंखमुखी शिखरों पर अनुभव का आकाश दिखा रहे हैं, क्योंकि अनुभव के आकाश में। अब अनुभव के, या तो ऐसे आ रहे हो, अनुभव के आकाश में क्या दिखा रहे हैं? शंखमुखी शिखर भी दिखा रहे हैं, महाकाव्य के बिना दिखा रहे हैं। नाटक अभी जारी है, नाटक जारी है, अभी से थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो यहाँ महाकाव्य के बिना शंखमुखी शिखरों पर अनुभव के आकाश में। अब अनुभव का आकाश तो दिखा दिया, अभी पृथ्वी बच गई ना, पृथ्वी बच गई है। तो बची हुई पृथ्वी और माँ घबराएगी, घबराए हुए शब्द ये रहा। अब माँ घबरा जाती है ना, घबरा के वो बेहोश हो जाती है, ऐसे दिखाएगा ना नाटक में। तो नाटक में दिखाया है कि वो घबरा कर गिर जाती है। तो यहाँ नाटक भी है, नाटक जारी है। उसके बाद घबराती है, तो घबराए हुए शब्द हैं। कृष्ण को ये कहा था दिल फेंक व्यक्ति थे ना, राधा रुक्मणी और बहुत सारी क्या मिलती थी? गोपियाँ। तो कहने का मतलब है जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। और यही लीलाधर है ना, यही लीलाधर है। अब जैसे देखो गिरती है ना, तो कहते हैं ना नाटक अभी जारी है, या अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो रात तो अभी मौजूद है, ठीक है ना। अब इसमें एक अलग से याद रखना, बस भय भी शक्ति देता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? सारे के सारे लीलाधर जैगोड़ी के रचनाएं हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछ लेता निम्न में से कौन सी रचना किसकी है, याद हो जाएगा। अब चलो दूसरे व्यक्ति पर चलते हैं। व्यक्ति का नाम है परिपूर्णानंद पेंचोली। चलो लिख रहे हो? लिख लो जरा पहले। चलो यहाँ इतना मैं लिखता हूँ, परिपूर्णानंद पेंचोली, ठीक है ना। अभी इन्होंने तो बेचारों ने काम छोड़ने का किया है, क्या करें। तो गांव कौन है?
झोल गांव। और किसका है? टिहरी तो चल ही रहा है, ठीक है ना। साल है 1924। साल कितना है? 1924। देखो आप इन्हें ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहली कंडीशन, इसमें 2 लाइनें याद रखनी है। एक तो ये स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़े हुए थे। दूसरी इनकी कंडीशन क्या थी कि एक राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीतिज्ञ मतलब ये है कि इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से रहा है, पहली कंडीशन। दूसरा, मानवेंद्र शाह को इन्होंने हराया है, सांसद पद पर मानवेंद्र शाह को हराया है। जो व्यक्ति राजा को राजा के गढ़ में हरा दे, जैसे उमेश कुमार का अभी हो रखा है ना, तो भाई राजनीतिज्ञ तो होगा। तो ये यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि परिपूर्णानंद कौन है? राजनीतिज्ञ है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भाग लिया था। और दूसरा, मानवेंद्र शाह को हराया था। टिहरी के विले में अब मानवेंद्र शाह को हरा तो फिर इनकी भी सुनी जाएगी ना, क्योंकि अंतरिम सरकार आएगी, ऐसे मान लो। अभी यहाँ दूसरी कंडीशन एक और रहती है। मानवेंद्र शाह को वैसे 1977 में हराया था, लेकिन साल याद रखने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ चलेंगे, उसके साथ में ये राइटर भी थे। अब काम पूरा कर रहे हैं, सांसद हो गए। काम पूरा करके क्या हो गए? लोगों का काम पूरा करेंगे जब भी तो सांसद बनेंगे ना। तो लोगों का काम पूरा किया और सांसद बन गए। अभी लिखेंगे क्या? सांसद जाता है संसद में। तो पहली इनकी जो रचना है, संसद और संसदीय कार्यवाही, ठीक है ना, संसदीय प्रक्रिया। तो पहली इनकी है आप लोगों का क्या है? संसद और संसदीय प्रक्रिया। नंबर 1 रचना है संसद और संसदीय प्रक्रिया। नंबर 2 देसी राज्य और जन आंदोलन। दूसरा क्या है? देसी राज्य और जन आंदोलन, ठीक है ना। तीसरा है नेपाल का पुनर्जागरण। ये 3 इनकी क्या है? रचनाएं। हो गया। देखो संसद का तो ऐसे आ सकते हैं भाई ये कौन है? राजनीतिज्ञ है, तो सांसद थे रहे हैं ना। तो इन्होंने संसद देखा और संसद के ऊपर लिखा और संसद की प्रक्रिया लिखी है कि संसद की प्रक्रिया कैसी रही है। अब देखो जन आंदोलन से जुड़े हुए थे ना, क्योंकि हमने कहा कि ये सबसे पहले क्या है आप लोगों के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जन आंदोलन था, तो देसी राज्य और जन आंदोलन है। उसके बाद नेपाल का पुनर्जागरण, ठीक है ना। अभी इनके बाद आते हैं, नाम है श्रीदेव सुमन, जिनकी पहले भी हम बात कर रहे थे। तो अब आया है कौन? श्रीदेव सुमन। और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी कब की है? हाँ, नाम आया 2012 में। पहले थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय 2010 की। तो अभी नाम है श्रीदेव सुमन। अभी ऐसे याद रखेंगे भाई, श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल की स्थापना की थी ना। क्यों? इसने एक संगठन बना के राजा रोड़ा कर रहा है, समझ रहे ना, राजा जनता के साथ रोड़ा कर रहा था। रोड़ा है तो इनका जन्म हो गया 1916। अब देव हैं तो पुत्र किसके होंगे? देव हैं तो किसके पुत्र होंगे? हरि के पुत्र होंगे ना। तो हरि राम इनके पिता का नाम था। पिता का नाम क्या है? हरि राम है। और हरि राम क्या लिखते थे ये आप लोगों का? बडोनी, क्योंकि ये मूल रूप से कौन है? बैडोनी। तो इनका मूल नाम था श्रीदत्त बैडोनी। अभी देखो श्रीदेव सुमन है, राज्य में रोड़ा हो रहा था तो श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ। और जब देव है तो देव का जन्म होगा हरिराम, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं आप लोग दोनों? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कह रही थी तुझसे? पहले तो कल से अलग अलग बैठोगे, ठीक है ना। और पहले तो दूसरे बैच में है ना, तो ठीक है, उसमें नहीं फिर बैठना, ठीक है ना। इसी में बैठोगे और अलग बैठोगे। बात करता हो क्लास में दिख ना जा कोई। तो पहला कौन है? इनका नाम क्या है आप लोगों का? श्रीदत्त बैडोनी। कहीं समझ नहीं आ रहा तो पूछो, मेरे से पूछो ना यहाँ। तो श्रीदेव सुमन का नाम क्या है? मूल नाम है श्रीदत्त
बैडोनी है। दूसरी कंडीशन है जन्म कब का है इनका, 16 का है, 1916। अब हमने कहा भाई देव है तो देव का जन्म हरि से हुआ है। अब हरि राम बैडोनी इनके पिता का नाम है। इनकी जो माता है, माता का नाम क्या है, तारा देवी। माता का नाम क्या है आप लोगों का, तारा देवी है। और पत्नी कौन है, लक्ष्मी है। ठीक है ना। देखो यहाँ क्या है, सारे सब यही मिल गया। अभी हरि राम हो गया, तारा देवी हो गया, और पत्नी का नाम क्या हो गया आपका, लक्ष्मी के साथ विनय लगेगा। तो कौन है, विनय, लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। अभी सबसे पहले ये चल रहे थे कि भाई देखो इनका जन्म हुआ। अब जन्म हुआ तो अभी ऐसे याद रख लो कि जन्म जैसे क्या हुआ था, जेल में हुआ और जेल में मृत्यु हुई थी ना। तो गांव का नाम क्या है आप लोगों का, जोल गांव है। गांव का नाम कौन है, जोल गांव है। तो अगर यहाँ से पूछा जाता है कि श्रीदेव सुमन का जो जन्म है वो कहाँ का है, जोल का है। कब का है, 1916 है। पिता का नाम हरि राम, माता का नाम तारा, अब पत्नी का नाम क्या है, विनय लक्ष्मी। अब आप लोग इन्हें कैसे जानते हैं भाई, श्रीदेव सुमन ने अभी टिहरी रियासत के खिलाफ एक संगठन बनाया था जिसका नाम था प्रजा मंडल। अब प्रजा मंडल की जो गठन किया था, हालांकि इनका संबंध सबसे पहले ये किस सत्याग्रह से जुड़े थे, तो उसका नाम था नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह का मतलब है दांडी मार्च 1930। अब दांडी मार्च 1930 गांधी जी थे ना दांडी मार्च में। अब गांधी जी से मिले, गांधी जी कांग्रेस के थे। अब ऐसे याद रखो कि गांधी जी ने कहा कि आपके यहाँ एक सम्मेलन होने वाला है, आप जरूर आना। सम्मेलन का नाम था श्रीनगर कांग्रेस अधिवेशन 1938। देखो सबसे पहले हम इन्हें पढ़ रहे हैं 1930 में, 16 में जन्म है ना, 1930 के नमक आंदोलन में है, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में है। और कांग्रेस अधिवेशन से जैसे ही लौटे तो इन्होंने 23 जनवरी 1939 को क्या बनाया, प्रजा मंडल की स्थापना की। और प्रजा मंडल को ही हिमालय सेवा संघ भी कहा गया है बाद में। लेकिन पहले इन्होंने क्या किया है, 1939 में प्रजा मंडल की स्थापना की। वैसे इनके साथ में नागेंद्र सकलानी थे, आपका कालूराम नहीं, भोलूराम मेहरा भी थे। कालूराम नहीं, भोलूराम थे। भोलूराम थे, नागेंद्र सकलानी थे और श्रीदेव सुमन थे। क्योंकि जैसे श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई तो यहाँ नागेंद्र सकलानी बागडोर संभालेंगे। तो अभी साल कितना है, 1939। अब इसी को कहा गया है, प्रजा मंडल को ही हिमालय सेवा संघ भी कहा गया है। तो जैसे इन्होंने क्या किया यहाँ पर आप लोगों का, भाई इसके दौरान लोगों को इन्होंने कहा था भाई सत्य का काम करते ना, सत्यवीर नामक पत्रिका पढ़ रहे थे। अभी लोगों का काम का युग है तो कर्मवीर पढ़ रहे थे ना। अभी बर्फ पे लेटाया गया तो हिमाद्री गौरव कहा गया है। तो तीनों किसकी थी, यहाँ की थी, टिहरी की। तो अभी ऐसे याद रख रहे हैं कि 23 जनवरी 1939 को जैसे प्रजा मंडल बना, उसके बाद में राज्य की जो एक्टिविटी है राजनीतिक तंत्र की वो बढ़ गई थी। अभी अध्यक्ष चूँकि कौन थे, श्रीदेव सुमन थे। तो इसीलिए इन्होंने 3 मई 1944 को भूख हड़ताल करनी शुरू की। और ये भूख हड़ताल 84 दिन तक चली, जिसके बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु तो जन्म किसका हुआ, इनकी मृत्यु हुई तो जन्म किसका था, लीलाधर का था। अभी यही तो पढ़ रहे थे, जब जन्म किसका था, लीलाधर का था। ऐसे याद रखो। अभी 3 मई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु। ये क्या है, इन्होंने 3 मई 1944 क्या है, भूख हड़ताल जब से इन्होंने रखना शुरू किया तो 25 जुलाई 1944 को इनकी क्या होगी, मृत्यु। अभी श्रीदेव सुमन को आप ऐसे जानते हैं कि भाई राजा के, जो हमने कहा था डैम के अंदर वो जेल है जहाँ मरे थे, तो इन्हें ये भी कंडीशन है, जेल में मरे थे। राजा ने जब मर गए तो जनता को खबर नहीं दी थी। जैसे भगत सिंह की फांसी को एक दिन पहले कर दिया गया था ना, तो खबर जनता को वहाँ भी नहीं दी गई थी। तो इसीलिए इन्हें गढ़वाल के भगत सिंह भी कहा जाता है। क्योंकि अगर ये पूछा जाता है गढ़वाल के भगत सिंह कौन है, तो गढ़वाल के भगत सिंह कहा जाता है श्रीदेव सुमन को। क्या हो गया, 3 मई 1944 को भूख हड़ताल शुरू है। 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु है। ठीक है ना। अभी तो हम बात कर रहे थे क्या, हाँ, श्रीदेव सुमन। चलो अब इसमें इन्होंने, श्रीदेव सुमन ने अपनी एक वो ली थी, सुमन सौरभ नाम की एक कविता थी जो इन्होंने 1937 में प्रकाशित की थी। 1937 में
अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो व्यक्ति है जिसका नाम है आप लोगों का गोपेश्वर कोठियाल। किसका? पत्री का नाम है सुमन सौरभ। पत्रिका थी सुमन सौरभ नाम की, एक इन्होंने कविता थी, और कविता को उसका क्या किया था, प्रकाशन किया था 1937 में, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई एक पत्रिका थी जिसका नाम कविता थी जिसका नाम क्या है, सुमन सौरभ है। अब यहाँ तक हो गया। चलो इसमें कुछ नहीं बचा, जोल गांव के इनका जन्म था। एक कहानी पढ़ी है, रे रे चातक सावधान मनसा। एक चातक कौन होता है? चातक एक जातक है। जातक कथा क्या है? किसके? बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है जातक कथा। लेकिन एक यहाँ दिया है चातक। अब चातक लगता है किसी के साथ में, नाम है गोविंद चातक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चातक को ऐसे याद रखो, चातक कौन है? एक पक्षी होता है। उसकी एक विशेषता है, वो केवल बारिश का पानी पीता है। तो कवि उसके बारे में लिखता है, रे रे सावधान, रे रे चातक सावधान मनसा। जब बादल गरजते हैं तो वो उनकी तरफ को देखता रहता है कि अब बरसें। तो उसमें उनका वो दिखाया गया है कि जो चातक पक्षी है उसका धैर्य दिखाया गया है, उसका संयम दिखाया गया कि इतने तक भले समुद्र भरा पड़ा हो। उसमें ये भी दिखाया गया कविता में कि समुद्र भरा पड़ा है, नदी ताल बिल्कुल भरे पड़े हैं, लेकिन वो पानी नहीं पीता। पानी किसका पिएगा? बारिश होगी तो बारिश का पानी पिएगा। तो अभी यहाँ चलते हैं, चातक मतलब बारिश चल रही है ना, बारिश का पानी पीता है, ऐसे याद रख रहे हैं। अभी 30 कितनी भी लगी हो तो यहाँ नाम है गोविंद चातक। वैसे गोविंद भी नाम किसका है? श्री कृष्ण का, ठीक है ना। जन्म है इनका 1933। 30 लग रही है तो 33 है, ठीक है ना। अभी सरका सेणी गांव है टिहरी का। अब इन्होंने 2 पत्रिका निकाल ली थी जिनका नाम था, एक था आपका अंगारा और रेबार। देखो अंगारा को ऐसे याद रख लो, कितनी भी आग पड़ी हो, प्यास कितनी भी लगी हो, पानी बारिश का ही पीना है। तो अंगारा किसकी है? गोविंद चातक की है। अभी रेबार एक पत्रिका है, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखो बारिश होगी तो केकड़े आएंगे, तो चातक का मतलब क्या है? यहाँ इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सबसे पहली रचना है केकड़े। पहली तो कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि केकड़े इनकी रचना है। उसके बाद केकड़े का मुंह होता है काला, तो काला मुंह, ये भी इनकी रचना है। अभी दूर आकाश में देख रहा है तो दूर आकाश भी इनकी रचना है। तो दूर आकाश में देख रहा है तो दूर आकाश भी इनकी क्या है? रचना है। और बांसुरी बजती रही, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बांसुरी बजती रही, ये इनकी क्या है? सबसे प्रमुख रचना है। हो गया। इसके बाद बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। पहले हमने कहा सुंदर व्यक्ति मरोड़ में रहते हैं, तो जन्म किसका है इनका? मरोड़ है 1927। सुंदरलाल बहुगुणा। जन्म है 1927, मैरोड, गांव टिहरी। वैसे तो मैरोड़ा गांव है, मैरोड गांव है टिहरी का। हो गया। अभी सुंदरलाल बहुगुणा को हमने ऐसे याद रखा था कि पर्यावरणविद थे, टिहरी डैम का विरोध कर रहे थे, क्योंकि नेतृत्व में इनके टिहरी डैम क्या थी? आपको विरोधी समिति बनी थी, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सुरेंद्र भाई, और पहले ही बताया था भाइयों को बनती है राखी, और राखी है तो रक्षा सूत्र आंदोलन चलाने वाले कौन थे? सुरेंद्र भाई थे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं इंद्रमण बैडौनी। अब इंद्रमण बैडौनी मतलब उत्तराखंड के गांधी, और गांधी हैं तो राजनीति से संबंध है, तो इनका संबंध किससे है? राजनीति से, ठीक है ना। चलो, और आप लोगों का आज टिहरी हो गया कंप्लीट।